नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा देश की जनता इस बार उखाड़ कर फेंकने वाली है बीजेपी को। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर। कहा जनता के लिए रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री देश में सिर्फ नफरत बांट रहे हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़क गए जो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने फिर दिया अपना नारा, कहा 400 हार 400 हार। ममता बनर्जी ने दी चुनाव आयोग को खुली चेतावनी, कहा 55 दिनों के लिए बैठ जाऊंगी भूख हड़ताल पर। चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी की सहायता, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर हमला। ममता बनर्जी बोली 55 दिनों के लिए बैठ जाऊंगी भूख हड़ताल पर। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग पर हमेशा ही आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का पक्षकार बना हुआ है। बीजेपी कोई भी गलती कर दे, चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन विपक्ष अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उस पर फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता है, आचार संहिता का उल्लंघन लगा दिया जाता है। मामला ये है कि दोस्तों नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता सारी उल्लंघन करते जा रहे हैं, सारी शर्तें तोड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो बीजेपी की उल्टी मदद कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्य में एक भी दंगा भड़का, जैसे कि दोस्तों नॉर्मल है पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी दंगे भड़कवा देती है, ये आरोप टीएमसी लगाती है, और उल्टा बीजेपी टीएमसी पर यह आरोप लगाती है कि वो जंगल राज बन चुका है, यहाँ दंगे बम फेंकना आम बात हो गया है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती उन राज्यों में वो दंगे ज़रूर फैलवाती है, ये आरोप विपक्ष लगाता है। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर एक भी दंगा राज्य में भड़का बंगाल में, तो वो चुनाव आयोग के बाहर 55 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला। राहुल गांधी बोले देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते पीएम नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, जनता को सब दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है देश में किस तरीके का लोकतंत्र है और कैसे दोस्तों प्रेम जो है खास कर तमाम देश की संपत्तियों को ख़त्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता जानबूझकर दोस्तों देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुलेआम कहते फिर रहे हैं हमें 400 सीट जिता दो, हम देश का लोकतंत्र बदल देंगे। ऐसी सरकार को कौन वोट देगा दोस्तों जो 400 के बदले देश का संविधान बदलना चाहती है। सीधी सी बात है, क्या आप लोग वोट दोगे? और दोगे तो दोस्तों फिर ये आपके ऊपर है कि आप देश के संविधान को रखना चाहते हो या नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के लिए बढ़ गई मुश्किलें, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन ने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों रैलियों को लेकर काफ़ी चर्चा में। राहुल गांधी की दोस्तों जो रैलियाँ हो रही हैं उसमें भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि भीड़ का तोड़ बीजेपी क्या निकालती है। सब लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बेईमानी कर चुनाव जीतती है, क्योंकि अगर भीड़ देखी जाए तो राहुल गांधी के रैलियों में जनसैलाब उमड़ पड़ता है। और दोस्तों जब इतनी भीड़ रैलियों में होती है तो आप समझिए वोट बीजेपी को कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसी को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी की रैली को लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की एक एक रैली में जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 की हवा किधर चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए नीतीश चाचा ने, इसीलिए जो है यहाँ पर हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ उन्होंने कहा बोलना नहीं चाहते, लेकिन सब जानते हैं कि बीजेपी के सामने नीतीश कुमार क्यों झुक गए। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं वो कभी भी देश के लिए काम नहीं कर सकते। दोस्तों आप समझिए, अगर पूरी देश की जनता और ख़ास करके ये जितने भी दोस्तों नेता है वो भी अगर बीजेपी से डरने लगें तो फिर विपक्ष की आवाज़ उठाने वाला कौन बचा? कोई नहीं बचा। फिर तो दोस्तों एक ही सरकार रह जाएगी देश में और वो होगी बीजेपी, और वो तानाशाही से अपनी सरकार चलाती रहेगी। लेकिन दोस्तों हमारे देश का संविधान ये नहीं कहता है। हमारे देश का संविधान कहता है कि दोस्तों जो लोग
तानाशाही कर रहे हैं, जो देश को कमज़ोर समझ रहा है, उन लोगों को उखाड़ कर फेंक दो। और दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब बीजेपी के उखड़ने का टाइम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम बीजेपी के नेता दोस्तों कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी को अब कोई ज़्यादा झेलना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कई चीज़ें करने की कोशिश की हैं, लेकिन देश की जनता ने उसको सबक सिखाया है। एक बार फिर से दोस्तों देश की जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकने को तैयार है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले मेरा नारा सेम है, अब की बार बीजेपी 400 हार। आपको बता दें चले अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी दोस्तों जो यहाँ पर अपना टिकट का नामांकन भर दिया। इस वक्त खास कर अखिलेश यादव ने दोस्तों, सभी पार्टियां वैसे तो टिकट ऐसे लोगों को दे रही हैं जिनकी जीत दोस्तों 100% हो। और देखा जाए तो कांग्रेस ने तो आपको ऐसे ऐसे दिग्गजों को उतारा है दोस्तों जिनका हारना लगभग नामुमकिन ही है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने ये पॉलिसी अपनाई है कि ऐसे इंसान को उतारा है जिसके साथ दोस्तों समाज है, समाज खड़े हुए हैं जो वोट देते हैं उन लोग को। ऐसे में आपको बताते चलें अब इस चुनाव से पहले ही सरकार को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि आपको बताते चलें इस चुनाव अभियान में अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश ने कहा पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों देश के संविधान को मिटता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग दोस्तों देश के संविधान के साथ हैं वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, ये आप भी जानते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन देश का संविधान आज भी वही है जो कल था। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक चीज़ का अनुमान हो चुका है कि वो लोकसभा 2024 का चुनाव हार रही है। इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ईन पीन पौने तीन करने की दोस्तों। और शायद यही बीजेपी का मकसद भी है कि वो किसी तरीके से 2024 का चुनाव जीत ले, क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव हार गई दोस्तों तो वो सारी फाइलें खुलेंगी जो राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी ने दोस्तों वो बात यूं ही नहीं बोली है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इनके तमाम भ्रष्टाचारों को निकालेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि याद रखेंगे कभी कोई भ्रष्टाचार करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, इस बार कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिले जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असम में प्रियंका गांधी की ज़ोरदार रैली, रोड शो में दोस्तों उमड़ पड़ा जनसैलाब। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने दोस्तों जो है असम में अपना रोड शो किया है। असम की जनता ने दोस्तों रोड शो के साथ साथ काफ़ी सपोर्ट दिया है। सीधी सी बात ये दोस्तों, प्रियंका गांधी को लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी हो दोस्तों या तमाम लोग कांग्रेस के नेता, वो लोग इस बार पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाला जा सके। लेकिन आपको बता दें चले प्रियंका गांधी की रैली में असम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी की रैली में दोस्तों तमाम वो लोग आए जो लोग CAA से परेशान हैं या फिर दोस्तों वहाँ की जो तंगी हालत है। असम की सरकार ने पूरी तरीके से असम के लोगों को बर्बाद कर दिया, वहाँ के कल्चर को बर्बाद कर दिया। जो हर देश का कल्चर है, हर राज्य का दोस्तों, उस कल्चर को ये लोग बर्बाद करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे कर आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर जो है दोस्तों। आपको बताते चले सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर लपेटा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को जेल में डाल दो, तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको ED और CBI के छापे पड़वा दो। इन सब के बाद भी जब बीजेपी को लगे कि अब भी चुनाव नहीं में हम जीत नहीं रहे, तो फिर दोस्तों एक काम करो, फिर हिंदू मुसलमान या मांस मच्छी को बीच में ले आओ, क्योंकि बीजेपी का चुनावी रण यही है दोस्तों। कल प्रियंका गांधी ने भी एक बात कही थी कि ये चुनाव मांस मच्छी या मुर्गे का नहीं है, ये चुनाव देश के विकास का है, देश के लोकतंत्र का है। लेकिन बीजेपी दोस्तों क्या कर रही है, सब देख रहे हैं। बीजेपी सिर्फ आपको धर्म के नाम पर उलझाना चाहती है। अफसोस मुझे ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग सच में इन चीज़ों में फंसे हुए भी हैं। उन्हें भी यही लगता है कि बीजेपी ये मुद्दे उठा रही है तो चलो इन्हीं पे हम वोट देंगे। अरे भैया आप बताओ, मंदिर मस्जिद आपको खाने को दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। हिंदू मुसलमान खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा दोस्तों। खाने को अगर कोई चीज़ दे सकती है दोस्तों तो वो है अच्छी सरकार, अच्छा रोज़गार, अच्छी जो है यहाँ पर महंगाई को ख़त्म करना। ऐसी सरकार हमारे काम की है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी सरकार जो सिर्फ धर्म के नाम पर अब तक टिकी हुई है राजनीति में, उनको तो जाहिर सी बात है सिर्फ वही लोग वोट देते हैं जो धर्म की राजनीति को पसंद करते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर हिंदुत्व को रखना है सपोर्ट में या फिर ताकत में तो बीजेपी को वोट देते रहो। लेकिन दोस्तों कब तक? एक बार, दो बार,
इसके बाद तो जनता ऊब जाती है दोस्तों। कब तक लोगों को बेवकूफ़ एक ही चीज़ पर बनाते रहेंगे ये लोग, धर्म पर। और मुझे यही देखना है दोस्तों कि अब की बार बीजेपी के साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन दोस्तों जनता जहाँ पर वोट डाल दे वही देश का राजा है। यही कारण है जो बीजेपी को डर लगा हुआ है कि हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव की बढ़ गई मुश्किलें, फिर से जज ने लगा दी रामदेव को फटकार। दरअसल दोस्तों, जब रामदेव से जज ने पूछा कि आपको क्या लगता है आपने सही किया कोर्ट का उल्लंघन कर तो जज ने तो बाबा रामदेव कहते हैं मैंने लिखित में दिया है कि हम माफ़ी चाहते हैं ये सब जो चीज़ें हुई हैं। दोस्तों, माफ़ी तो तब दी जाती है जब कोई गलती आपने अनजाने में की हो, लेकिन अगर कोई गलती दोस्तों आप जानबूझकर कर रहा हो तो उसमें माफ़ी कैसी। पहली बात तो ये, बाबा रामदेव को दोस्तों कोर्ट ने साफ कहा था कि आप अपनी जो दवाई आयुर्वेदिक जो दवाई है जिसका आप प्रचार करते फिर रहो कि इस दवाई से हर मर्ज दूर हो जाएगा, अर्निया की बीमारी दूर हो जाएगी, तमाम जो दावे कर रहे थे वो फर्जी थे दोस्तों। कोर्ट ने इस एड पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बाबा रामदेव को बात करने से भी रोका गया था कि आप कोई सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ना बाबा रामदेव का एड रोका गया उस दौरान, और उसके बाद बाबा रामदेव ने जब एड रोका तो उसके बाद दूसरा उल्लंघन ये कर दिया कि रामदेव जो था दोस्तों, लाला रामदेव, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मतलब तो यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह रहा है आप नहीं सुनना चाहते हो। आपको लगता है कि देश की अदालतें तो जो यहाँ पर झक मारने बैठी हैं और अदालतें कुछ भी फैसला देती रहें, आपकी दोस्ती मोदी जी से तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, और कोर्ट जो है वो आपका साथ ही देगा। लेकिन दोस्तों हो गया उल्टा। बाबा रामदेव को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दी, बल्कि ये कहा कि हमने मना किया था, उसके बाद भी आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको क्या लगता है देश की सारी अदालतें आपकी मनमानी सहने के लिए बैठी हैं, या आप मनमानी करते रहोगे और अदालतें देखती रहेंगी? ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, उस आदेश को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कानून को कुछ नहीं समझते हो। आपके हिसाब से कानून कुछ नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वकील पहुंच गया कोर्ट। 6 साल के लिए दोस्तों चुनाव पर लगाई जाए प्रधानमंत्री पर रोक। प्रधानमंत्री ने किया है दोस्तों धर्म आचार संहिता का उल्लंघन। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इस वकील ने याचिका बहुत ज़बरदस्त दायर की है, लेकिन इस पर होगा कुछ नहीं, ये भी पहले से आप सुन लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश की अदालतों पर मोदी सरकार का दबाव है। कई जज ऐसे हैं जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने में भी डरते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब ये फैसला हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज किया एक वकील ने क्या कहा दोस्तों, ये ज़रूर सुनिए। वो तो प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो तो खैर हमें भी पता है, लेकिन दोस्तों क्या कहा है ये समझिए। वकील ने, प्रधानमंत्री ने दोस्तों अपनी एक रैली में भगवान के नाम पर वोट मांगा, जबकि दोस्तों ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है, समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर खुलवाया। यही नहीं दोस्तों, सिखों के लिए हमने जो वहाँ पर जो चीज़ें थी अफ़गानिस्तान में वो सारी मंगवाई सिखों की, और भी उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ का उद्घाटन किया। तो उन्होंने सिखों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे, देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगे कि हमें वोट दीजिए, हमने जो है राम मंदिर करवाया, हमने सिख भाइयों के लिए ये किया, तो वोट हमें ही देना। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग तो अपनी गहरी नींद में है दोस्तों, उसकी नींद तो कुंभकर्ण से भी ख़राब है। हाँ, अगर यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता और कहा होता कि हमें भगवान के नाम पर वोट दो, हमें इस धर्म के नाम पर वोट दो, तो दोस्तों बीजेपी ने अब तक हंगामा खड़ा कर दिया होता, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर रोक लगा दी होती, और भी कुछ पूरे न्यूज़ चैनलों पर ये खबर चल रही होती। लेकिन अब क्योंकि ये वकील था भाई, तो जज साहब के सामने पहुंच गए हैं, याचिका दायर कर दी है कि प्रधानमंत्री ने हिंदू देवी देवता और धर्म का अपमान किया है, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब दोस्तों फैसला तो देखिए आप सब जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, फटकार लगा दी जाएगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हैं इस देश के पीएम। ये तो दोस्तों भले ही कितनी बड़ी अदालत है ये कहती रहे कि सबके लिए हमारे फैसले एक जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों कई जज ऐसे हैं
जो मोदी सरकार के पक्ष में फैसला देने से पीछे नहीं हटते। वो ये नहीं सोचते कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, वो तो ये सोचते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं तो हम बीजेपी भी आगे चल के हमारी मदद कर ही देगी। हमने देखा कैसे बंगाल के जज को बीजेपी ने टिकट दे दिया। जो जज बीजेपी के काम आते हैं बीजेपी भी उनके काम आती है, चाहे वो रंजन गोगोई हो, यश बोबड़े हो या फिर दोस्तों और तमाम वो जज जो बीजेपी के साथी बने बैठे हैं बंगाल में या कहीं और। तो आप खुद ये सोच कर देखिए कि वो कौन लोग हैं जो बीजेपी का साथ भी देते हैं और बीजेपी उन्हें दोस्तों फिर सिला भी देती है। आपको बता दें चले दोस्तों, बुरी तरीके से फंस गया इज़राइल के ऊपर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से हमले करने के बाद। सिर्फ दोस्तों ये एक ट्रेलर था, ये जो किया गया है ना, ये जो हमले किए हैं नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल के ऊपर ईरान ने, ये एक ट्रेलर था दोस्तों। ईरान ने किसी भी ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाया जहाँ पर लोग रहते हैं या फिर दोस्तों जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यानी कि कोई ऐसा नुकसान नहीं किया ईरान ने सिर्फ चेतावनी दी। एक तरीके से ईरान ने कहा कि हमने सिर्फ सैन्य अड्डों पर 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हालांकि दोस्तों इजराइल ने उनको हवा में ही नष्ट कर दिया और जो है यहाँ पर उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको बताते चलें ईरान ने जानबूझकर किया दोस्तों। ईरान चाहता तो ऐसी जगहों को निशाना बनाता जहाँ पर बहुल्य इलाके, लोग रहते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें, तो 2 मिनट में दोस्तों इजराइल के परखच्चे उड़ जाने थे, वो बर्बादी की तरफ बढ़ जाता। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरान ने सिर्फ हवाओं में रॉकेट छोड़े ताकि वो इजराइल के सैन्य अड्डों को बर्बाद कर सके, क्योंकि उसकी सेना ने इजराइल के ऊपर हमले किए थे, ईरान के ऊपर इजराइल ने, और इसका ये बदला लिया ईरान ने, जो कि आर्टिकल के हिसाब से सही भी है, वो अपने आप को सही बता रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ भड़क गए दोस्तों जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव बोले देश की जनता बीजेपी से की आंखें निकाल लेगी। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर और ख़ास कर दोस्तों काम के नाम पर वोट मांग रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने सीधी बीजेपी को चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि बीजेपी कई दिनों से और कई लंबे वक्त से लोगों से टिकट मांग रही है, वोट मांग रही है और कह रही है कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। लेकिन दोस्तों अगर विकास के बारे में देखा जाए या पूछा जाए तो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिंपल सी बात ये है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं विकास मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया, प्रधानमंत्री का किया हुआ विकास जो देश से गायब हो गया दोस्तों। क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि हम विकास के लिए ये करा है, हम दावा करते हैं हमने 10 साल में ये किया वो किया, तो दोस्तों वो दिखाई तो दे नहीं रहा। अगर विकास हुआ है देश का तो हो सकता है मिस्टर इंडिया हो विकास, जो गायब हो गई बड़ी बड़ी इमारतें, जो प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े कॉलेज अस्पताल बनवाए थे, हो सकता है वो गायब होगा भैया। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो यही कह रहा है कि उन्होंने तो विकास किया है। तो या तो जनता झूठ बोल रही है या नरेंद्र मोदी। अब झूठा कौन है, जनता या फिर नरेंद्र मोदी? ये काम आपका है दोस्तों, ये डिसाइड आपको करना है कि देखो भैया कौन धोखा दे रहा है, कौन धोखा नहीं दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने आपका भाषण सुना, आप कह रहा हो कि उन लोगों का नाश हो जाएगा जो शक्ति को मिटाने चले हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था बुरी शक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री की झूठ बोलने की आदत इतनी ख़राब है दोस्तों कि इस उम्र में भी आप समझिए, उनकी उम्र अच्छी खासी है दोस्तों, या फिर यूँ कहते हैं कि बुढ़ापे की एज बहुत ख़तरनाक आ चुकी है उन पर, और उसके बावजूद भी दोस्तों नरेंद्र मोदी खुल के झूठ बोलते हैं और ये झूठ जनता देख लेती है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो शक्तियों को, नारी शक्ति को या किसी शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जो बीजेपी के पास पैसे की धन बल की शक्ति है उन बुरी शक्तियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी हर चीज़ को मोड़ना जानते हैं, ये आप भी जानते हो। जब बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी कर्नाटक में, तो बीजेपी ने ये नारा दे दिया था कि बजरंग दल नहीं, ये लोग बजरंग बली से नफरत करते हैं। तो बीजेपी की धर्म की राजनीति तो खैर सभी जानते हैं, आज से नहीं वो दोस्तों लंबे समय से करती चली आ रही है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया धर्म के आधार पर हमें वोट दे दे और हम जीत बैठे। लेकिन दोस्तों आज भी आधे से ज़्यादा ऐसे हिंदू परिवार हैं, ऐसे हिंदू भाई हैं जो बीजेपी की दोस्तों राजनीति को पसंद नहीं करते, जिनको लगता है कि फ़िलहाल देश में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ख़तरनाक है। और प्रधानमंत्री हो या दूसरे नेता, उन्हें जल्दी ही इस बात का दोस्तों जो यहाँ पर सबब मिल जाएगा। लेकिन हमें भी एक चीज़ का दोस्तों अंदेशा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें।